Good morning to all of you. In previous class, we were discussed about the application of ionization energy and the some questions regarding the ionization energy and atomic radius, है ना? तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चल रही थी, टॉपिक अपना था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। उसमें डेंसिटी कंप्लीट हो गया। सेकंड अपने पास क्या था? एटॉमिक रेडियस था, वो कंप्लीट हो गया। आयोनाइजेशन एनर्जी था, वो भी अपना कंप्लीट। एक और अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, वो अपने पास क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना? एंथैल्पी का मीनिंग एनर्जी से होता है, यहाँ पे ये क्लियर कर देते हैं। एंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है? एनर्जी से, है ना? इस चीज को ध्यान में रखना है। अब होता क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या देखा अपन ने कि किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट में से या न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल कह सकते हैं या फिर अपन कह सकते हैं आइसोलेटेड एटम। न्यूट्रल नहीं कहेंगे, आइसोलेटेड। किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, उस एनर्जी को अपन ने क्या कहा? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब अपन किस पे डिस्कस कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, या अपन बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इसका मीनिंग क्या होता है कि जब आप किसी भी न्यूट्रल एटम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर वहां पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। उस रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दैट रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी? व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू any neutral atom, then some amount of energy is released. This energy is known as electron gain enthalpy. कि कोई भी आपके पास न्यूट्रल एटम है लाइक ए, आपने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करा, वहां पे अपन ने क्या करा था? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला था। वहां पे तो ऐसा था कि आपने क्या करा, कोई भी एटम था ए, उसको आपने एनर्जी दी। एनर्जी देते ही उसने किसका फॉर्मेशन कर दिया? ए प्लस का, और प्लस इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल, है ना? बट यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास कोई न्यूट्रल एटम है ए, आपने उसको उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करा। इलेक्ट्रॉन ऐड करके इसने किसका फॉर्मेशन करा? ए माइनस का, ठीक है ना? और प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन बोल देते हैं इसकी, द रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना? द रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एनी न्यूट्रल एटम नॉन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से, ई ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह देते हो, और इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऐसे ही है कि अगर आप क्या करोगे, जैसे ए माइनस है, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा? ए माइनस टू। ए माइनस टू है, इसमें आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा? ए माइनस थ्री। बट यहाँ पे अगर बात करें कि ए माइनस टू का फॉर्मेशन हो रहा है या ए माइनस थ्री का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो थोड़ी कम हो जाए। सर ऐसा क्यों?
बिकॉज देखो यहाँ पे ए पे अब कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ई पे कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना। रिपेल करते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए कुछ एनर्जी देनी भी पड़ेगी, कुछ एनर्जी देनी भी पड़ेगी। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या हो गया कि जब रिएक्शन करवाते हैं तो उस समय कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है। तो हीट अगर रिलीज हो तो वो एक्सोथर्मिक होगा। अगर आपको हीट देनी पड़े तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एंडोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एंडोथर्मिक। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी था वो आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस था, बिकॉज आप यहाँ पे एनर्जी दे रहे थे जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बिकॉज जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फर्स्ट फैक्टर क्या आएगा, देखिए फर्स्ट फैक्टर आएगा एटॉमिक साइज। फर्स्ट फैक्टर अपने पास क्या आएगा, एटॉमिक साइज। अब आप खुद सोचिए कि एक आपके पास एटम है जिसका साइज थोड़ा बड़ा है और एक एटम है जिसका साइज थोड़ा छोटा है। किसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी होगा, तो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन सॉरी उतनी ही एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। मतलब जितना इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो ई ए की वैल्यू उतनी ही क्या रहेगी आपके पास, ज्यादा, है ना। तो यहाँ पे अपन यूं लिख सकते हैं अपने समझने के लिए कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है इजीली किसी भी एलिमेंट में तो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी ये क्या होगी, ज्यादा। रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी मतलब ई ए की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, ज्यादा। तो पहला आपके पास फैक्टर कौन सा है, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज के लिए क्या रहेगा कि जो ई ए है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एटॉमिक साइज की। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज। जितना ज्यादा एटॉमिक साइज ई ए की वैल्यू उतनी ही क्या रहती है, कम। जितना ज्यादा एटॉमिक साइज ई ए की वैल्यू उतनी ही कम होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता इजीली। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड इजीली नहीं होगा तो आपके पास रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा कम रहेगी। तो ये पहला फैक्टर था कि सर सेकंड, मैंने कहा आपको भी पता है एटॉमिक रेडियस आ गया तो हमें सब सेकंड आपके पास कौन सा आएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, और सबको पता है शायद कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज। अपने को पता है कि एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। मीन्स जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा एटॉमिक साइज उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा ई ए की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, कम। मीन्स ई ए यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट।
स्क्रीनिंग इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज शिल्डिंग इफेक्ट। इसको शिल्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शिल्डिंग इफेक्ट। तो पहला फैक्टर क्या था? एटॉमिक साइज। ये जो है वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एटॉमिक साइज ज्यादा, ये की वैल्यू कम। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होता है एटॉमिक साइज भी उतना ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा ये की वैल्यू उतनी ही कम होती है। मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट के भी ये जो है वो क्या रहती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। थर्ड फैक्टर अपने पास आता है। थर्ड फैक्टर आता है ईएनसी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर व्हाट इज द ईएनसी? ईएनसी का मीनिंग होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द मीनिंग ऑफ ईएनसी इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो वो कैसे अफेक्ट करेगा? देखिएगा, ईएनसी की अगर अपन बात करें तो ईएनसी होता क्या है सबको पता है। दिस इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस सेल। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस सेल। अब ईएनसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होता है तो साइज क्या हो जाता है? कि सर अगर ईएनसी ज्यादा होगा तो साइज जो है वो कम हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा? कम। और साइज कम होगा तो ई की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। तो अपन यूं लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा आपके पास क्या रहेगी? ई रहेगी। तो ये तीन फैक्टर अगर आप अच्छे से समझ आ गए हैं, अपने दिमाग में सेट हो चुके हैं, तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं फोर्थ फैक्टर। जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए अगर ये तीन फैक्टर अपने को अच्छे से समझ आ चुके। फोर्थ फैक्टर देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चंस आज भी करवाएंगे, ये खत्म कर दें उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ये के बाद आपके पास एक दो प्रॉपर्टीज ही रहेगी लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन, और थोड़ा सा अपन मेल्टिंग पॉइंट और पे डिस्कस करेंगे ना। फोर्थ फैक्टर देखिएगा। फोर्थ फैक्टर अपने पास आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फोर्थ फैक्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अपन, है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को पता है कौन कौन सा होता है। सबसे पहले एक का आता है फुलफिल्ड। उसके बाद कौन सा आता है अपने पास बच्चों? हाफ फिल्ड। उसके बाद कोई और ऑर्बिटल आ जाता है ना। फुलफिल्ड का मतलब क्या होगा? जैसे P6 है तो फुलफिल्ड होगा, P3 है तो हाफ फिल्ड होगा, S2 है तो फुलफिल्ड होगा, S1 है तो क्या होगा आपके पास? हाफ फिल्ड होगा। अपने को ये भी पता है कि देख फुलफिल्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फिल्ड। फुलफिल्ड जो है वो क्या ज्यादा स्टेबल होता है? हाफ फिल्ड। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अफेक्ट करता है। अगर किसी के पास फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो पहले से ही क्या होगा? कि सर वो पहले से ही स्टेबल होगा। स्टेबल होगा तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगी? नेग्लिजिबल। या टेंडेंसी होगी ही नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। अब एक बात बताओ, P6 कॉन्फ़िगरेशन है किसी के पास, ये पहले से ही फुलफिल्ड है ना। अब आप क्या इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे सकते हो क्या? P7 कर सकते हो क्या? कि सर पॉसिबल नहीं। आप जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो इसके लिए जो ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? जीरो। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? जीरो। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। लाइक आपके पास क्या आ गया? नियोन। अब नियोन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कि सर उसका होता है 2s2 2p6।
मैंने कहा इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये पहले से ही स्टेबल है, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि सर एकदम भी नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ये स्टेबल है सर, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए ऑर्बिटल ही नहीं है, तो कैसे एक्सेप्ट करेगा? ये स्टेबल है, अगर एक्सेप्ट करेगा तो स्टेबिलिटी लूज कर देगा, और कोई भी एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी लूज करना नहीं चाहता। ओके, अब बात करें हाफ फील्ड। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो स्टेबल। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो स्टेबल, लाइक अपने पास P3 आ गया, तो P3 क्या है? स्टेबल है, लाइक नाइट्रोजन आ गया। मैंने कहा यहाँ नाइट्रोजन ले लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आया 1s2 2s2 2p3, यानी कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसके पास, 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है। ये कहेगा मैं स्टेबल हूं, तो मैं इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्यों रखूं? अगर ये स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? P3 है तो P4 करेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ये मिनिमम होती। तो इसकी जो ये है वो जीरो तो नहीं कह सकते, पर बहुत कम होती, मिनिमम होती, यानी कि जो बाहर निकलने वाली जो एनर्जी है वो बहुत कम होती। तो जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है, उनकी ईए की तो वैल्यू जीरो होगी, बिकॉज वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किसी कंडीशन में नहीं करेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है। P3 यानी कि जिनका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, उनमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी मिनिमम होगी, बिकॉज क्योंकि स्टेबल तो है, P3 है तो स्टेबल तो होगा। बट ये क्या है कि थोड़ा इनको अगर एनर्जी अपन दे दे तो ये कोई चांस रह जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसकी जो ईए है वो क्या रहती है? मिनिमम। इसकी ईए आपके पास क्या रहती है? जीरो। तो ये फोर्थ फैक्टर था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना? तो फुलफिल्ड वालों की तो ईए हमेशा ही जीरो। हाफ फील्ड वालों की अगर बात करें तो उनकी ईए की वैल्यू बहुत कम होती है, वेरी लेस, बहुत कम रहेगी, बिकॉज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर अपन बात करें P5 की, ये फ्लोरीन है, 2s2 2p5, क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि सर एकदम करेगा? 2s2 2p5 है, मैंने कहा क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? एकदम करेगा सर, क्यों? बिकॉज ये P5 कॉन्फ़िगरेशन है। P5 कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या होगा सर कि अगर P5 कॉन्फ़िगरेशन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको ये अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? 2s2 2p6, विच इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। ये इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कुछ ना कुछ क्या होगी? वैल्यू होगी, है ना? तो कॉन्फ़िगरेशन का भी ध्यान में रखना है कि जो फुलफिल्ड है उनकी ईए की वैल्यू जीरो रहती है, हाफ फील्ड की बहुत कम होती है, और कोई भी अदर ऑर्बिटल है तो वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे या इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, उस रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि लव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, है ना? या फिर उसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसी को अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। ओके, तो अगर ये भी समझ आ गया हो तो जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए। यानी कि पीरियोडिक ट्रेंड की बात कर लेते हैं अपन ना। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा? पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड में सबसे पहले अपन देखेंगे किसके बारे में? इन पीरियड। पीरियड में कहां से कहां मूव करते हैं बच्चों? लेफ्ट टू राइट। पीरियड में हमेशा कहां से कहां मूव करेंगे? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट।
तो जनरली अगर अपन देखें ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होता है तो जो ई है यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। बट ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शन हर एक जगह आएंगे आपको कि सर क्यों। मैंने कहा देखो ये आपके पास लिथियम है, ये बेरिलियम है, फिर क्या आता है बोरोन, फिर क्या आता है कार्बन, फिर क्या आता है नाइट्रोजन, फिर क्या आता है ऑक्सीजन, फिर क्या आता है फ्लोरीन। तो अगर ये एटॉमिक साइज वाला कंसेप्ट लगाते हैं अगर, तो कंसेप्ट लगाते हैं तो ये ऑर्डर आ जाता है अपने पास, ये ऑर्डर आ जाता है कि फ्लोरीन की ये सबसे ज्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की, फिर बोरोन की, फिर बेरिलियम की, फिर लिथियम की। बट मैंने अभी जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कंसेप्ट बताया है वो भी यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के। सर कैसे? मैंने कहा ये जो बेरिलियम है, इस बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि सर इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। ये हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है, सर फुल फिल्ड है। फुल फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या रहेगी, जीरो। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि लिथियम और बेरिलियम में से किसकी ये ज्यादा होगी, लिथियम। बेरिलियम और बोरॉन में से किसकी ज्यादा होगी, आपके पास बोरॉन। बेरिलियम की तो जीरो होगी बिकॉज इसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बोरोन और कार्बन में से किसकी ज्यादा होगी, कार्बन की, क्योंकि साइज छोटा। कार्बन और नाइट्रोजन में से किसकी ज्यादा होगी, कार्बन की। कि सर ऐसा क्यों? मैंने कहा इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देखो क्या है, 1s2 2s2 और क्या है 2p3। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, हाफ फिल्ड। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल होता है तो इलेक्ट्रॉन के गेन करने की टेंडेंसी क्या रहेगी, कम। इलेक्ट्रॉन के गेन करने की टेंडेंसी अगर कम होगी तो ई की वैल्यू भी क्या रहेगी, मिनिमम। तो इसके लिए ई क्या होगा, कम। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसकी ज्यादा, फ्लोरीन की। फ्लोरीन और नियोन में किसकी ज्यादा, नियोन, फ्लोरीन की। कि सर ऐसा क्यों? मैंने कहा नियोन का कॉन्फ़िगरेशन देख लो क्या होता है बच्चों, 1s2 2s2 और आपके पास क्या आएगा, 2p6। कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2p6 है, हाईली स्टेबल। इसकी ये की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, जीरो। तो जो नीचे वाला ऑर्डर है वो आपके पास करेक्ट ऑर्डर। ऊपर वाला अगर ये कंसेप्ट लगाते हैं कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज अगर आपके पास डिक्रीज होगा तो क्या रहेगा कि ये इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑर्डर आपके पास ये आएगा। बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपने को सारे जो फैक्टर हैं उसको दिमाग में रखते हुए ऑर्डर देखना है कि क्या ऑर्डर आएगा। क्योंकि अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला भी फैक्टर है, वो क्या कहता है कि अगर कोई एलिमेंट जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसकी ई की वैल्यू क्या रहेगी, मिनिमम, है ना। तो यहाँ पे लिथियम और बेरिलियम में लिथियम की ज्यादा, बिकॉज बेरिलियम का इन आपके पास ऑक्टेट सॉरी फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बेरिलियम और बोरोन में बोरोन की ज्यादा, बिकॉज बोरोन का साइज छोटा है। बोरोन और कार्बन में साइज किसका छोटा है, कार्बन का, तो कार्बन की ज्यादा। कार्बन और नाइट्रोजन में साइज नाइट्रोजन का छोटा है, बट ये किसकी ज्यादा होगी, कार्बन की, बिकॉज 1s2 2s2 2p3। इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में साइज वाला कंसेप्ट लगाएंगे, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में साइज वाला कंसेप्ट लगाएंगे, फ्लोरीन और नियोन में आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कंसेप्ट लगाओगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कंसेप्ट लगाओगे। ये आपके पास क्या आ गया, पीरियड में ट्रेंड आ गया। और जो एक्सेप्शन है वो मैंने बता दिया, एल्कलाइन अर्थ मेटल, नाइट्रोजन फैमिली एंड इनर्ट गैसेस, ये आपके पास क्या रहते हैं, एक्सेप्शन रहते हैं। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट, ग्रुप में क्या होगा। बात करते हैं कि ग्रुप में क्या होगा, पीरियोडिक ट्रेंड। ग्रुप, ग्रुप में क्या होगा, देखिए ग्रुप में हमेशा कहाँ मूव करते हैं, ये सर ग्रुप में तो हमेशा टॉप टू बॉटम जाते
ऑलवेज मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में, हमेशा ये अपने को पता है टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज। एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो ये क्या होनी चाहिए, ये मस्ट बी डिक्रीज, बट ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता और कहाँ नहीं होता, देखिएगा। ये ऑफ elements of second period, elements of second period, E of elements of second period is less than E of elements of third period. सेकेंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हालांकि उनका साइज छोटा है, बट उनकी जो ई है वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट से थोड़ी क्या होती है, कम होती है। कि अगर आपको कह दे फॉर एग्जांपल कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, तो अगर आप एटॉमिक साइज वाला कंसेप्ट लगाओगे तो आप ये ऑर्डर करोगे कि फ्लोरीन की ज्यादा होगी, क्लोरीन की कम होगी, और ये पहला ऑप्शन होगा और ये गलत हो जाएगा, दिस विल बी रॉन्ग। तो सर करेक्ट क्या है, मैंने कहा फ्लोरीन जो है उसकी ई क्लोरीन से कम होती है, दिस वन इज करेक्ट। कि सर अभी तो आपने बताया कि ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के, कि अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो ई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, ऐसा आप ही ने कहा था। बट मैंने कहा हर जगह एक्सेप्शन आएंगे, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। आपको कह दे ऑक्सीजन और सल्फर में से किसकी ये ज्यादा होगी, देन सल्फर की। नाइट्रोजन और फोस्फोरस में से किसकी ये ज्यादा होगी, फोस्फोरस की। तो जितने भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, कौन कौन से हैं सेकंड पीरियड के, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, उनकी जो ये है वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट से हमेशा क्या रहती है, कम रहती है। कि सर कोई स्पेसिफिक रीजन, तो आइए अपन डिस्कस करते हैं कि इसके लिए क्या रीजन है, इसके पीछे कि ऐसा क्यों होता है। एक्सेप्शन को एक्सप्लेन भी करते हैं पीरियोडिक टेबल में, है ना, कि क्या रीजन है। ये सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, बट ये वेरिएशन क्यों आया इसको भी अपने को डिस्कस करना होता है ना। तो देखिएगा क्यों आया वेरिएशन, उसकी बात कर लेते हैं। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन के लिए अगर आप एटम की स्ट्रक्चर बनाओगे, ये फ्लोरीन में शेल कितनी रहती है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन के सेट, 2, सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब मैं बात करता हूं क्लोरीन की। ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। ये क्लोरीन का आपने एटम का स्ट्रक्चर बनाया, एक तो फ्लोरीन का बना लिया और एक क्या बना लिया, क्लोरीन का। आपने ऑब्जर्व करा है यहाँ पे कि फ्लोरीन का तो साइज जो है वो छोटा होता है और क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से क्या होता है, बड़ा। बट ये क्यों डिक्रीज होती है वो बताते रहिए। देखो इसका साइज छोटा, इसके वैलेंस सेल में यानी कि इस सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, कि सर 8, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 8। अब पहले से 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब ये जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो ये जो पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये इसको क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन। दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों, रिपल्शन फोर्स। ठीक है, अब यहां बात करें, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 18। थर्ड शेल है ना, थर्ड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 18। तो यहां अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसपे जो रिपल्शन फोर्स लगेगा पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का, वो रिपल्शन फोर्स क्या होगा, मिनिमम।
वो रिपल्शन फोर्स क्या होगा, मिनिमम। तो सर उससे क्या फर्क पड़ेगा, मैंने कहा अपन ने इलेक्ट्रॉन ऐड करा, इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही एनर्जी रिलीज होगी, उसको अपन ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह दिया। बट जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे तो जो पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अब रिपल्शन के बावजूद भी आपको इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इसको। तो अगर आप कुछ एनर्जी पॉजिटिव में दे रहे हो इसको और कुछ एनर्जी नेगेटिव में बाहर निकल रही है इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, तो ओवरऑल जो ईए है वो क्या हो जाएगी आपके पास, कम होगी। ये होता क्या है, ये होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो आपके पास ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर -512 किलो जूल पर मोल एनर्जी बाहर, बट आपने एनर्जी दी भी तो है यहाँ पे। एनर्जी मान लीजिए कि आपने 112 किलो जूल दे दी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर, तो ओवरऑल ये कितना रहेगा आपके पास, -412 किलो जूल। अब ये माइनस का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी रिलीज हो रही है। प्लस का मीनिंग क्या है कि आप एनर्जी दे रहे हो। तो आपने देखा यहाँ पे कि जितनी एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए थी उतनी नहीं निकली है। क्यों नहीं निकली है, बिकॉज ये जो पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। बट अपने को तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ओवरऑल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी। बट ऐसा यहाँ नहीं होता क्योंकि यहाँ पे साइज जो है वो बड़ा है, रिपल्शन क्या है, कम है। रिपल्शन कम है तो इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक बात बताई थी कि जितना इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा एनर्जी उतनी ही रिलीज होगी, और जितनी एनर्जी रिलीज होगी ईए की वैल्यू उतनी ही ज्यादा। मीन्स इसके लिए जैसे ईए है -612 किलो जूल, तो 612 ही रहेगी, कोई भी आपके पास कमी नहीं होगी। ओके, तो ये रीजन रहता है कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनकी ईए की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है, बिकॉज इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। कि सर ये नई चीज क्या ले आए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मीन्स कि यहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18। अभी कितने हैं, 7 है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी कम है, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम 8 आ सकते हैं और अभी कितने हैं, 7 है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर आप एनर्जी देते हो तो वहां पे जो बाहर निकलने वाली एनर्जी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसके कारण सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है उसकी जो ये है वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट से हमेशा क्या रहती है, कम। ओके बच्चों, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंप्लीट हुई। एक लास्ट टॉपिक रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।